अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। मैं हूं आपकी होस्ट आयमा सैयद, एक पीएचडी स्कॉलर, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट और एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर। अब तक आइडिया लैब ने आपके लिए क्या किया है? आइडिया लैब आपके लिए ऐसे बिजनेस आइडियाज लाया जिनमें आप सीख सकते हैं कि 3,000 से 10,000 रुपए में कारोबार कैसे शुरू होता है, चीजें कहां से लेते हैं, क्लाइंट्स को कैसे पहुंचाते हैं। इसके ऊपर पूरी प्लेलिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है चैनल पर। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि जो कंपनीज इंटरनेशनली मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन रुपीस कमाती हैं वो किस प्रोडक्ट और सर्विस से कमाती हैं और आप उसे स्मॉल स्केल लेवल पर कैसे शुरू कर सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसिव अर्निंग का जरिया कैसे बनती है। स्टॉक्स क्या हैं, पीएसएक्स क्या है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आपकी गवर्नमेंट आपके पैसे सेफ कैसे रखती है, और इसके अलावा कंपनीज में इन्वेस्ट करने से पहले उनकी फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कैसे की जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे पढ़ी जाती हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं, लेकिन मैंने अपनी जर्नी से जो कुछ सीखा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप आइडिया लैब के साथ ग्रो कर सकें। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द आइडिया लैब। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि आज हम ये बात करेंगे कि फाइवर, जो जब भी हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, जब भी हम ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हैं कि हम किस तरीके से उनसे अर्न कर सकते हैं, तो अपवर्क, फाइवर, ये नाम बहुत कॉमन है जो हमने सुने हो कि यहाँ से आप जो है ऑनलाइन इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए काम कर सकते हैं, या बाहर के ममालिक में जो हायरिंग्स हैं वो हो जाती हैं। आप फ्रीलांसिंग का एक प्लेटफॉर्म समझते हैं इसको। लेकिन इसके अंदर 5 साल के अंदर 95% का जो शेयर है उसमें एक डिके देखा गया। इसकी क्या रीज़न है, क्या ये एआई इसके पीछे की रीज़न है या कुछ और रीज़न्स हैं, आज इसको हम मुकम्मल एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहली बात ये है कि जो फाइवर इंटरनेशनल लिमिटेड है, ये इसका जो स्टॉक है वो गिरा कहाँ से है। वो तकरीबन $300 से गिरकर लगभग $14 पर आया है। मतलब कंपनी के शेयर की प्राइस 5 साल में 95% तक गिर चुकी है। अब ये जो इतनी ज़्यादा प्राइस गिरी है, इसका मतलब क्या है? क्या अक्सर लोग इसको इस बात से एनालाइज करते हैं कि एआई जो है उसकी वजह से फ्रीलांसिंग जो है वो ख़त्म हो रही है और उसकी वजह से वो एक किस्म का उसकी किलर के तौर पे एक्ट कर रही है। लेकिन यहाँ ये कंक्लूजन बहुत ज़्यादा सिंपल और कह देना, या बहुत गलत भी कह सकते हैं हम इसको, या एक मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि स्टॉक प्राइस गिरना क्या होता है। जब स्टॉक प्राइस गिरता है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर्स शेयर बेच रहे हैं, लोगों को जो कंपनी का फ्यूचर है वो कम उम्मीद दिला रहा है। इसी तरह से कंपनी की जो मार्केट वैल्यू है वो कम हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस बंद हो गया है। अब यहाँ पर ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल को अगर हम स्टडी करें कि जो फाइवर का स्टॉक है वो क्रैश होने की रीज़न क्या है। जो पेंडेमिक बबल बना 2020 से लेके 2021 में, जो कोविड का टाइम था, वहाँ फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। टेक स्टॉक जो थे वो एक बबल बन चुके थे और फाइवर का जो स्टॉक था वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो गया था। तो यहाँ हमें कॉन्सेप्ट पता चलता है कि जब भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू हो जाए तो उसको करेक्शन लेनी पड़ जाती हैं। जब वो बबल होता है तो वो ज़रूर क्रैश कर जाता है और उसमें यकीनी तौर पे जो करेक्शन है वो एक क्रैश की सूरत में सामने आती है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि इंटरेस्ट रेट का इंक्रीज़ होना 22 से लेकर 24 के अंदर, जब इंटरेस्ट रेट बढ़े तो इन्वेस्टर्स जो थे वो टेक स्टॉक्स छोड़कर बॉन्ड्स लेना स्टार्ट कर गए। इसी तरह जो ग्रोथ स्टॉक्स थे वो सबसे ज़्यादा गिरते रहे। फाइवर एक ग्रोथ टेक स्टॉक समझा जाता है, इसलिए ये ज़्यादा क्रैश हुआ। अब तीसरी रीज़न यहाँ पर क्या है, वो है ग्रोथ का स्लो हो जाना। इन्वेस्टर कंपनी से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रेवेन्यू की ग्रोथ दिखाए, वो यूज़र्स को ग्रो करता हुआ दिखाए, प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाए। अगर एक्सपेक्टेड 50% ग्रोथ थी और कंपनी ने 20% दी तो स्टॉक क्या होगा, वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगली रीज़न है टेक सेक्टर का क्रैश हो जाना। 22 से 23 के अंदर मेटा हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, जूम हो गया, पेपॉल हो गया, शॉपिफाई हो गया, इन सब के ही शेयर्स में करेक्शंस आई। 60 से 90% तक सब ने ही जो है अपनी करेक्शंस दिखाई। इसमें फाइवर कोई यूनिक नहीं था। अब यहाँ पर बात करते हैं एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी की। स्टॉक प्राइस फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे होता है, प्रेजेंट बिजनेस पे नहीं। अगर इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड हो जाएं तो प्राइस क्रैश हो जाता है। अब यहाँ एआई क्या इसकी रीज़न है या नहीं, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये कहना कि मुकम्मल तौर पर गलत होगा कि ये एआई ही सिर्फ इसकी एक रीज़न है, इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। एआई यकीनी तौर पे जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाती है, न्यू फ्रीलांसर्स के लिए जॉब क्रिएट करती है, लो स्किल जो है वो कम काम करती है और हाई स्किल की डिमांड बढ़ा देती है। और फ्रीलांसिंग जो है इसकी वजह से डेड नहीं होती, बट यस इवॉल्व हो सकती है, क्योंकि यकीनी तौर पे एआई को अब भी बहुत ज़्यादा इनपुट्स की
प्रॉम्प्ट्स की करेक्शन की ज़रूरत है वो आपको अल्टीमेटली 100% रिजल्ट नहीं दे सकती है। उसके लिए आपका उस डिसिप्लिन के अंदर माहिर होना, उसको सही किस्म का एक ओरिएंटेशन देना और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके लिए एक असिस्टेंट के तौर पे काम कर सकती है, लेकिन कम्प्लीटली किसी वर्क को एक समराइज्ड वे में कर देना बगैर, फॉर एग्जांपल अगर हम चैट जीपीटी की भी बात करें, अगर वो आपको कोई कंटेंट लिख कर देती है या कोई चीज़ लिख के देती है और अगर आपकी उस कंटेंट पे कोई नॉलेज नहीं है, आप उसको वेरीफाई करना नहीं जानते, आप उसको रिसर्च करना नहीं जानते, तो यकीनी तौर पे आप मिसलीडिंग कंटेंट को प्रोड्यूस करेंगे और या फिर आपका टॉपिक जो है वो टोटली अलाइन ही नहीं हो रहा होगा। तो इस वजह से आपको उसको प्रूफ रीड करना पड़ता है और वो तभी हो सकता है जब आप उस फील्ड के अंदर उसको समझते हों, उसकी गहराइयों को समझते हों, आपने उसको फील किया हो, उससे गुजरे हों। तो एआई जो है वो कम्प्लीटली कह देना कि ये इसकी रीज़न रही है इस स्टॉक के गिरने की, ये सही नहीं होगा। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें कि स्टॉक प्राइस जो है वो इक्वल नहीं होती है बिजनेस की रियलिटी से। अमेज़ॉन 2000 में 90% गिरा था, फिर वर्ल्ड जाइंट भी बना। मेटा इसी तरह 70% गिरा और यूज़र्स बिलियंस में हैं उसके। टेस्ला जो है वो कई बार 70% डाउन जा चुका है और फिर रिकवर कर जाता है। मार्केट जो है वो इमोशनल होता है, लॉजिकल नहीं होता, साइक्लिकल मोड में चलता है। अगर हम यहाँ देखें कि इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर क्या लेसन्स हैं जो वो सीख सकते हैं, तो सबसे पहला लेसन आता है ग्रोथ स्टॉक रिस्की होते हैं, यानी कि हाई ग्रोथ जो स्टॉक देगा उसकी वॉलेटिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा हो सकती है, जितना प्रॉफिट उतना लॉस के चांसेस इक्वल होते हैं। अगर देखी जाए दूसरा लेसन जो मिलता है वो ये मिलता है कि कभी भी कोई भी स्टॉक जो है पीक की हाइप पर बाय ना किया जाए, यानी कि जब आपका कोई स्टॉक ऐसा है जो अपसाइड पे ट्रेंड कर रहा है और अपने बेस्ट हाई पे मौजूद है, तो उसके जोन्स को ज़रूर देखें कि क्या उसने अपने रेजिस्टेंस जोन, अपने सपोर्ट जोन क्या है उसके, और अगर वो उनसे कई गुना आगे पीछे चल रहा है तो वहाँ पर उसकी बाइंग मत करें। इसी तरीके से हम अगर ये देखें कि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। सिर्फ फाइवर में इन्वेस्ट करना मतलब कि आपने अपना जो कैपिटल था, आपकी जो पूरी अमाउंट थी उसका 95% लॉस किया। अगर वही आपकी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हो तो आपका जो डैमेज होगा वो कम होगा। इसी तरह लॉन्ग टर्म के अंदर जो क्वालिटी है वो बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टॉक्स जो हैं वो रिकवर करते हैं जैसे अमेज़ॉन, एप्पल, और कुछ कभी रिकवर नहीं करते जैसे नोकिया, याहू। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के स्टॉक्स को अंदर इन्वेस्ट किया है। और अगर कोई स्टॉक जो है वो ऐसा नहीं होता कि एकदम से गिर जाए, ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये चेंज आया है, तो जब आपको लगता है कि वो चेंज आ रहा है तब आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, और जब आप एग्जिट करते हैं तभी किसी स्टॉक की प्राइस नीचे जाती है। अब अगर हम यहाँ पर ये देखें तो क्या फाइवर जो है वो एक बुरी कंपनी है? तो नहीं, फाइवर अभी भी जो है वो ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, एक्टिव यूजर्स रखती है, लेकिन इसकी ग्रोथ स्लो हो गई है, कंपटीशन बढ़ गया है, इन्वेस्टर्स जो हैं वो हाइप ख़त्म हो गई है जो एक वक्त में थी। अब अगर हम यहाँ देखें कि इसका सोशल मीडिया का जो फियर है वो किस तरीके से इस पे एक्ट करेगा, लोग जो है बहुत सारी इसके हवाले से बात करेंगे कि एआई जो है वो फ्रीलांसिंग को ख़त्म कर देगा, वरना जो है हम फेल हो रहे हैं इस सब चीज़ों के अंदर। लेकिन आपको आपके स्किल सेट पे यकीन होना चाहिए, आपको कंटिन्यूसली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी। एआई आपके पास जो है वो एक रिप्लेसमेंट नहीं है, वो आपके पास एक असिस्टेंट की तरह है और आपको उसका सही इस्तेमाल करना ज़रूरी है। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि फ्रीलांसिंग का रियल फ्यूचर क्या हो सकता है, तो ग्रोइंग जॉब्स के अंदर हो सकता है, जैसा कि एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, डाटा एनालिसिस के अंदर, कोडिंग के अंदर, ऑटोमेशन कंसल्टिंग के अंदर, एआई कंटेंट एडिटिंग के अंदर, साइंटिफिक रिसर्च सपोर्ट के अंदर। इसी तरह जो डिक्लाइनिंग जॉब्स हैं, जो डिक्रीजिंग जॉब्स हैं, उसमें आ जाता है कि बेसिक अगर कोई लोगो डिज़ाइन करता है, स्टिल उस बेसिक लोगो के अंदर भी आज आपको बहुत सारी चीज़ें एआई नहीं करके दे सकता जो आपको एक प्रोफेशनल बना कर देगा। और इसी तरह से जो एक सिंपल आर्टिकल राइटिंग है उसके अंदर ऑब्वियसली एक नॉर्मल असाइनमेंट वगैरह तो वो आपकी कवर कर सकता है, लेकिन उसको भी तभी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं जब आप उस डिसिप्लिन से ताल्लुक़ रखते हो। जो मैनुअल डाटा एंट्री थी उसमें भी बहुत बार एआई जो है वो ग्लिच कर देता है, आपको उसको मॉनिटर करना पड़ता है, और बेसिक ट्रांसलेशन के अंदर भी आपको चीज़ों को देखना पड़ता है। अब अगर हम बात करें इन्वेस्टर साइकोलॉजी साइकिल के हवाले से, तो मार्केट का जो साइकिल है वो हाइप, बबल, क्रैश,
फेयर, स्मार्ट इन्वेस्टर बाय और रिकवरी या डेथ, इस तरीके से वर्क कर रहा है। अब यहाँ पर कुछ गोल्डन रूल्स की बात करेंगे और वो क्या होगा कि स्टॉक प्राइस गिरना जो है वो इंडस्ट्री या कंपनी का एंड नहीं है। अब फाइवर का स्टॉक बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन जब स्टॉक जो हो वो हाई रिस्क स्टॉक हो, डीप रिसर्च ज़रूरी होती है। बिगिनर्स के लिए ऐसे स्टॉक जो हैं वो हमेशा डेंजरस होते हैं और उन्हें इस तरह की कंपनीज जो PSX में मौजूद हों उनसे दूर रहना चाहिए। अभी ऑब्वियसली फाइवर पाकिस्तान में नहीं है, बट यस, जो इस तरह के स्टॉक्स आप PSX में देखते हैं जो इस तरीके की ग्रोथ दे रहे हैं वो इस तरह का डिक्लाइन भी दे सकते हैं। अब डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में ही कंसीडर करना चाहिए, किसी एक सेक्टर में, किसी एक स्टॉक में अपना पूरा कैपिटल नहीं लगाना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने चैनल को लाइक किया होगा, शेयर किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला फिर एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए मैं लेती हूँ अलविदा। अस्सलाम वालेकुम।